आज हम बात करेंगे डिलीवरी के बाद होने वाली सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन की, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी ही नहीं है और डॉक्टरों द्वारा भी कई बार ये अनदेखी रह जाती है, जिसका बच्चे पे सीधा असर पड़ सकता है और इसलिए इसका इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी कि डिलीवरी के बाद होने वाला डिप्रेशन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नमस्ते, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो परिचय करा दूं, मैं हूं डॉक्टर दिव्या शर्मा। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूं। 11 साल का अनुभव रखती हूं मैं प्रेगनेंसी और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के इलाज में। MY हॉस्पिटल इंदौर और मिशन हॉस्पिटल पाढ़र से मैं जुड़ी रह चुकी हूँ और कई सारी गर्भवती महिलाओं को अपनी सेवाएं देती आ रही हूँ। सही मानिए दोस्तों, मेरी पहचान की लगभग हर महिला को, चाहे वो मेरी पेशेंट्स हों, चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हों, उनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन किसी न किसी स्वरूप में रह चुका है, उसका वे अनुभव कर चुके हैं और इनके आसपास के लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आज का जो डिस्कशन है वो ना केवल गर्भवती महिलाओं के लिए ज़रूरी है, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी गर्भवती महिला को जानता है उसके लिए ये डिस्कशन ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपने हर उस दोस्त को यहाँ ज़रूर टैग करिए जिनके घर में कोई गर्भवती महिला है, उनको इस जानकारी की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इनको टैग ज़रूर करिए दोस्तों। यदि आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं तो लाइक बटन हिट करिए। आज का जो डिस्कशन है वो 4 मुख्य बिंदुओं पे हम करने वाले हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है, ये कितना प्रचलित है, कितने लोगों में ये पाया जाता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन का डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट कैसे होता है, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन का माँ और बच्चे के आपसी रिश्ते पर और बच्चे के विकास पे असर किस तरह से होता है। ये 4 मुख्य बिंदु हैं जिन पे हम आज का डिस्कशन केंद्रित करेंगे। हाय गिरिराज, दिशा, हाउ आर यू? Please, in your comment section, tag all your friends who may benefit from this discussion. तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का सबसे पहले तो है क्या ये चीज़, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो ये ऐसा डिप्रेशन है जो कि डिलीवरी के 1 साल के अंदर जिसकी शुरुआत होती है। कोई भी डिप्रेशन जिसकी डिलीवरी के 1 साल के अंदर शुरुआत होती है उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे याद रखने वाली, ध्यान रखने वाली बात ये है कि मैंने महिला या पुरुष का जिक्र नहीं किया है। ये माता में और पिता में, दोनों में हो सकता है दोस्तों। इसलिए माता या पिता किसी में भी डिलीवरी के 1 साल के अंदर यदि डिप्रेशन के लक्षण आते हैं उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। इसका इलाज उपलब्ध है दवाइयों द्वारा भी और दूसरी तरह से भी। इसीलिए इसके बारे में आज जो भी जानकारी आपको मिलेगी वो ज़रूर आपके या आपके किसी दोस्त के काम आएगी। तो इसका प्रचलन कितना है, कितना इसका प्रेवलेंस है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन डिलीवरी के कारण इसका रिस्क नहीं बढ़ता कि यदि कोई प्रेग्नेंट है या उसकी डिलीवरी हो गई है तो उसको ज़्यादा रिस्क रहेगा पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी गर्भवती महिला को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने का उतना ही रिस्क है जितना कि किसी जो महिला गर्भवती नहीं है उसको है, मगर गर्भवती होने के कारण या डिलीवरी होने के कारण डिप्रेशन जल्दी आ जाता है, कम उम्र में डेवलप हो जाएगा और ज़्यादा सिवियर डिप्रेशन होने का 3 गुना चांस ज़्यादा रहता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाली महिलाओं में। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है, ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन या किसी और पोस्टपार्टम मूड डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो 85% लोगों में एक्सपीरियंस किए जाते हैं। यानी डिलीवरी जिनकी हो चुकी है ऐसी 85% महिलाओं में
डिप्रेशन या उससे थोड़े हल्के या उससे ज़्यादा तीव्र लक्षण देखने को मिलते हैं। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कारण क्या है? डिलीवरी के बाद लगभग 48 घंटे के बाद शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं, कुछ लोगों के शरीर में वो उन चेंजेस को लेके उनके सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि आपका शरीर जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है इस तरह के हार्मोनल चेंजेस के लिए। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये उस महिला या पुरुष के हाथ में नहीं है। जी हाँ, पिताओं के भी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं डिलीवरी के बाद में, और अगर उनकी बॉडी इन चेंजेस के लिए सेंसिटिव है तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो आज आप लोग ये बात समझिए इस डिस्कशन से कि ये उस महिला या उस पुरुष के हाथ में नहीं है कि वो डिप्रेस्ड है या नहीं है। तो ऐसे माताओं या पिताओं को ये कहना आप प्लीज़ छोड़ दीजिए कि तुम खुश रहा करो, तुम डिप्रेस मत रहो, क्योंकि ये उनके हाथ में नहीं है। बॉडी में जो हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, उसके कारण ये डिप्रेशन डेवलप होता है। हाय अनुराग, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो लाइक बटन हिट करें और अपने उन फ्रेंड्स को ज़रूर टैग करें जो किसी प्रेग्नेंट महिला को जानते हैं। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में दुखद बात यह है कि इतनी बार एक गर्भवती महिला किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलती है, डिलीवरी के पहले भी मिलती है, डिलीवरी के बाद भी मिलती है, लेकिन कई बार इसकी डायग्नोसिस जो है वो छूट जाती है। कई बार घर वाले या इवन डॉक्टर्स भी ये कह देते हैं कि वो डिलीवरी के बाद की सामान्य थकान है, डिलीवरी के बाद थक गई होगी इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, इन लक्षणों के लिए सजग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये लक्षण हमने नहीं पकड़े, ये लक्षण हो सकता है अपने आप ठीक भी हो गए, लेकिन बाद में आगे चल के 1 साल बाद भी इसी महिला को दोबारा डिप्रेशन हो सकता है। तो इसके बारे में जानकारी ही बचाव है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद होने वाले डिप्रेशन के सबसे बड़े जो स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर्स हैं वो हैं कि यदि महिला को पहले से डिप्रेशन डायग्नोज्ड है, प्रेगनेंसी के पहले से डायग्नोज्ड है या प्रेगनेंसी के टाइम पे डायग्नोज हुआ है डिप्रेशन उसको, यदि महिला में किसी मूड डिसऑर्डर की हिस्ट्री है, यानी कि यदि आपके फैमिली में माता पिता भाई बहन किसी में डिप्रेशन की समस्या पहले रह चुकी है, या महिला यदि दूसरी तीसरी बार गर्भवती हो रही है और उसको पहली गर्भावस्था में उसको डिप्रेशन रह चुका है, पहली प्रेगनेंसी में डिप्रेशन रह चुका है, तो उसको डिप्रेशन दोबारा होने का 90% रिस्क है। दूसरी बात, पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, जो आज मेरे सारे दोस्त जो देख रहे हैं वो ये जान लें कि गर्भवती महिला को सोशल सपोर्ट कैसा मिलता है, उस पे पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत डिपेंड करता है। सोशल सपोर्ट यानी आपके परिवारजनों का सपोर्ट आपको कैसा मिल रहा है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोगों का, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में, आपके वर्क प्लेस पे सपोर्ट सिस्टम कैसा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस का उस इंसान का कंट्रोल नहीं है। उसके शरीर में क्या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जिससे उसे डिप्रेशन हो रहा है, उस पे उस व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो उसके आसपास का समाज है वो उसे किस तरह का सपोर्ट दे रहा है, वो उसे किस तरह का संबल दे रहा है, इससे उसके पोस्टपार्टम डिप्रेशन डेवलप करने का रिस्क बढ़ सकता है या घट सकता है। तो दोस्तों, ये एक समाज से उत्पन्न होने वाली परेशानी है, ना कि ये कोई किसी व्यक्ति विशेष की परेशानी है। यदि किसी महिला को अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में हिंसा का सामना करना पड़ता है, उनमें भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन का रिस्क बहुत हाई रहता है। यदि आपके आसपास में कोई ऐसा कुछ तनाव वाली कोई परिस्थिति हुई है, किसी परिवारजन की मृत्यु हो गई है, या किसी गर्भवती महिला को किसी तरह का कोई
फाइनेंशियल स्ट्रेस है, जैसे कि कोई लोन लिया हुआ है उसका स्ट्रेस है, किसी तरह का कोई आर्थिक तनाव है, तो किसी तरह का भी सामाजिक या आर्थिक तनाव यदि किसी महिला को है तो उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। मेरी मामी भावना दोषी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मेरे अच्छे मित्र दीपक वर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग किन किन शहरों से हमारे साथ में जुड़े हुए, दिल्ली से, बॉम्बे से, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? यदि सुन पा रहे हैं तो लाइक बटन हिट करिए। हम आज बात कर रहे हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के, और बात चल रही है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के रिस्क फैक्टर्स की। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के और दूसरे मामूली रिस्क फैक्टर्स हैं, वो है यदि महिला को या पुरुष को बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगे, आगे चल के बच्चे का खर्चा कैसे उठाएंगे, इन चीज़ों का अगर तनाव है। यदि लो सेल्फ एस्टीम है किसी महिला को, यानी कि अपने बारे में उसके विचार, उसका आत्मसम्मान थोड़ा कम है खुद के बारे में। मैटरनल न्यूरोटिसिज्म है। न्यूरोटिसिज्म यानी कि ऐसी नेगेटिव थिंकिंग या ऐसी नेगेटिव पर्सनालिटी कि इंसान वैसे ही खुश नहीं रहता है, ये जनरली उसकी पर्सनालिटी में ऐसा है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए। या कभी कभी याद रखने वाली बात है कि यदि बच्चे का खुद का भी स्वभाव थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है मदर के लिए हैंडल करने में, ऐसे में भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन का रिस्क हाई है। और इसके अलावा यदि प्रेगनेंसी में किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो चुका हो, यदि मान लीजिए प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर की समस्या रही है, डायबिटीज़ की समस्या रही है, ब्लीडिंग की समस्या रही है, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने का हल्का फुल्का रिस्क रहता है। जिन औरतों के जो सिंगल मदर्स हैं, जो अकेले प्रेगनेंसी का बीड़ा उठा रही हैं, उनमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन का रिस्क हल्का फुल्का रहता है। जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं जो लोग, उनमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन का रिस्क ज़्यादा रहता है। किसी कपल ने यदि प्रेगनेंसी प्लान नहीं करी थी और प्रेगनेंसी यदि हो जाती है, ऐसे कपल्स में भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन का रिस्क रहता है। याद रखने वाली बात फिर से दोस्तों ये है कि ये रिस्क फैक्टर्स महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में हो सकते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन माता और पिता दोनों को हो सकता है। मेरे साथ में मेरी फ्रेंड जुड़ी हुई हैं लिजी जो हैं, इन्होंने MSW में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। हाय लिजी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो लिजी? मैं लिजी को लाइव जोड़ना चाहती हूँ। मैंने उन्हें खास करके इस डिस्कशन के लिए बुलाया है। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है MSW में, यानी कि मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल सोशल वर्क में। लिजी, कैन यू हियर मी? If you can hear me, just show me a thumbs up sign. I'll try to bring across Liji live, and if she's not live, okay, I am not able to bring Liji live. लिजी, बहुत हेल्पफुल होगा यदि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का प्रेवलेंस कितना है, ये कितनी बड़ी समस्या है और क्यों इसका इलाज ज़रूरी है। अगर आप कमेंट सेक्शन में अभी लिख पाएंगे तो जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं वो भी पढ़ पाएंगे, और जो बाद में जुड़ेंगे वो भी पढ़ पाएंगे। लिजी ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MSW में किया है, और इसके अलावा इन्होंने डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी किया हुआ है। तो ये काउंसलिंग में विशेषज्ञ हैं और ये ख़ास हमारे इनविटेशन पे आई हैं। तो मैं इनको लाइव नहीं जोड़ पा रही हूँ फॉर सम रीज़न। तो ये इनके जो कमेंट हैं वो आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं ये कमेंट कर देंगी, उसके बाद मैं इनके कमेंट को पिन कर दूँगी। तो दोस्तों, हमने डिस्कशन किया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। अब आगे की बात ये है कि इसकी स्क्रीनिंग कैसे की जाए। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि 85% लोगों में डिलीवरी के बाद मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, इसलिए इसकी स्क्रीनिंग हर एक महिला और हर एक पुरुष में होना ज़रूरी है। तो जो भी महिला और पुरुष किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने जा रही हैं, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने जा रहे हैं, तो कम से कम वो आपसे ये प्रश्न करें कि पिछले 14 दिनों में, पिछले 2 हफ्ते में क्या आपको किसी तरह से डिप्रेशन,
मूड ख़राब रहना, नाउम्मीदी होना, अच्छा नहीं लगना, ऐसा कुछ हुआ है? पहला सवाल वो आपसे ये करें। दूसरा सवाल वो आपसे ये करें कि क्या आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, क्या आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता है, क्या आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है? ऐसा पिछले 14 दिनों में लगातार आपके साथ होता रहा है? यदि ये 2 सवाल भी हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हमसे करते हैं तो हम जो पेशेंट्स डिप्रेशन के लिए रिस्क है जिनको, उनको हम सही समय पे पकड़ सकते हैं। तो सारी गर्भवती महिलाओं की और डिलीवरी के बाद सारी गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के बाद सारी माताओं की और पिताओं का स्क्रीनिंग होनी चाहिए। स्क्रीनिंग के लिए वेल डेवलप्ड क्वेश्चनर्स हैं, मतलब क्वेश्चंस की लिस्ट होती हैं जिनमें कि लगभग 10 एक क्वेश्चन होते हैं। ये पेशेंट को दिए जाते हैं, पेशेंट को उसका जवाब देना होता है, एक स्कोर होता है। ये स्कोरिंग सिस्टम से इन पेशेंट के जवाबों से डॉक्टर बहुत आसानी से पता लगा सकता है कि कौन सा पेशेंट जो है उसमें डिप्रेशन डेवलप हो रहा है। तो इसकी स्क्रीनिंग के स्कोर्स, स्क्रीनिंग के क्वेश्चनर्स सब अवेलेबल हैं। यदि आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको ये उपलब्ध करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हमसे मिलके भी इसकी स्क्रीनिंग करा सकते हैं। जिन औरतों की स्क्रीनिंग एंटीपार्टम ही हो जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ही हो जाती है, उनका ज़्यादा चांस है कि वो ट्रीटमेंट लेंगे। डिलीवरी के बाद कम ही औरतें होती हैं जो कि स्क्रीनिंग में अगर पॉजिटिव आती हैं तो वो ट्रीटमेंट लेती हैं। तो अपने आसपास की गर्भवती महिलाएं जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, ऐसी महिलाओं की आप स्क्रीनिंग प्लीज़ करवाइए, उनको एनकरेज करिए। यदि आपको मेरी ये सलाह सही लग रही है तो प्लीज़ हार्ट बटन दबाइए, प्लीज़ मुझे हार्ट बटन दबा के एनकरेज करिए कि ये बात आपको सही लग रही है। स्क्रीनिंग के बाद में हमें पता चल गया कि मरीज़ शायद डिप्रेशन का शिकार है। तो डिप्रेशन के कितने प्रकार होते हैं? पोस्टपार्टम डिप्रेशन या PPD जिसको हम बोलते हैं, वो डिप्रेशन का एक प्रकार है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद में पोस्टपार्टम ब्लूज़ होते हैं, यानी कि डिलीवरी के बाद में अच्छा नहीं लगना। पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है दूसरा प्रकार, और तीसरा और सबसे सीरियस प्रकार होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो पोस्टपार्टम ब्लूज़, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम साइकोसिस ये अलग अलग सिवियरिटी के, ये अलग अलग तीव्रता के प्रॉब्लम्स होते हैं। दिशा ने हमसे पूछा है हाउ टू डिफ्रेंशिएट वेदर मूड स्विंग्स आर ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप और इज़ इट डिप्रेशन। यस, तो इन तीनों चीज़ों का, पोस्टपार्टम ब्लूज़, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम साइकोसिस का हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं उसकी बात अभी हम जल्दी करेंगे। दिशा, हमसे जुड़े रहिए आप। तो पोस्टपार्टम ब्लूज़ जो होते हैं वो 30 से 75% लोगों में, यानी 30 to 75% औरतों में और पुरुषों में डिलीवरी के बाद पाया जाता है। पोस्टपार्टम ब्लूज़ जो होंगे वो डिलीवरी के तीसरे चौथे दिन से महिला को अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है उदासी रहे, हो सकता है उसको घबराहट हो सकता है उसको बच्चे की चिंता हो। तो ये डिलीवरी के तीसरे चौथे दिन से चालू होता है, कुछ घंटों तक ये रहेगा या कुछ दिनों तक रहेगा, लेकिन 2 हफ्ते से पहले ये ठीक हो जाएगा। तो ये पोस्टपार्टम ब्लूज़ जो होते हैं ये टाइम लिमिटेड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सिवियर कभी भी नहीं होते हैं और ये 14 दिन से पहले ठीक हो जाते हैं, 2 हफ्ते से पहले ठीक हो जाते हैं। इंसान को, महिला हो या पुरुष हो, माता हो पिता हो, दोनों को ही तसल्ली देने से पोस्टपार्टम ब्लूज़ ठीक हो जाते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है ये तसल्ली देने से ठीक नहीं होता है और ये 2 हफ्ते से ज़्यादा बना रहता है। तो आई होप दिशा आपको अपना आंसर मिल गया होगा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन 2 हफ्ते से ज़्यादा यदि आपको लक्षण हैं तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का सस्पेशन होना चाहिए। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है ये 10 to 15% औरतों में होता है। ये डिलीवरी के कुछ हफ्तों से कुछ महीनों में डेवलप हो जाता है, जनरली 4 महीने में ये सामने आ ही जाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर अंदर शुरू हो जाता है और इसके लिए किसी न किसी प्रकार का इलाज लेना ज़रूरी है।
प्यूरपेरल साइकोसिस या पोस्टपार्टम साइकोसिस डिलीवरी के बाद होने वाली सिवियर मेंटल इलनेस है। ये 1000 में से किसी एक महिला में ही होती है। ये बहुत जल्दी इसका ऑनसेट हो जाता है, बहुत जल्दी डिलीवरी के बाद ये चालू हो जाती है और ये इतनी सिवियर होती है कि इसके लिए महिला को हमें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। हाय अपेक्षा हमसे जुड़ी हुई है। अपेक्षा, आज हम बात कर रहे हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में, जो कि 80 से 85% लोगों में डिलीवरी के बाद डिप्रेशन जो होता है उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। तो अगर आप किसी भी कपल को जानते हैं जो कि प्रेग्नेंट है, प्लीज़ उनको टैग करिए। अगर अपेक्षा आप मुझे सुन पा रहे हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाना। अब हम बात करेंगे पोस्टपार्टम ब्लूज़ के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। जब ये तो हल्के फुल्के सिम्टम्स होते हैं तो इनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। इनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि 20% औरतें, 20% महिलाएं जिनको पोस्टपार्टम ब्लूज़ होते हैं उनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है आगे चल के। तो पोस्टपार्टम ब्लूज़ अगर हो रहे हैं, यानी हल्का फुल्का डिप्रेशन प्रेगनेंसी के वक्त, डिलीवरी के बाद यदि हो रहा है, तो हमको उन लक्षणों पे ध्यान देना है कि कहीं ये लक्षण 2 हफ्ते से ज़्यादा तो नहीं लंबे खिंच रहे हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि ये दूसरे डिप्रेशन के जैसा ही होता है, ये कोई अलग प्रकार का डिप्रेशन नहीं है। तो जो दूसरे डिप्रेशंस के डायग्नोसिस के लिए कंडीशंस हम यूज़ करते हैं वही पोस्टपार्टम डिप्रेशन में यूज़ होती हैं। 9 सिम्टम्स हैं। उन 9 सिम्टम्स में से अगर 5 सिम्टम्स भी किसी को हैं और ये 2 हफ्ते से ज़्यादा समय के लिए हैं तो डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनता है। ये 9 सिम्टम्स में से 5 सिम्टम्स होना ज़रूरी हैं। ये 9 सिम्टम्स क्या हैं? डिप्रेशन रहना यानी महिला उदासीन रहे, उसे बहुत रोना आए, बार बार होपलेस फील करे, वो खालीपन सा महसूस हो उसको। तो डिप्रेस्ड मूड रहना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आना, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, किसी काम में मज़ा नहीं आता, किसी चीज़ को आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा ये लगातार बना हुआ है, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है या बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, 1 महीने में 5% से ज़्यादा आपका वेट बढ़ रहा है या घट रहा है, नींद नहीं आ रही है या बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, बिल्कुल एनर्जी नहीं रहना, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करना, बहुत बेचैनी होना या फिर एकदम ज़्यादा सुस्ती होना, किसी चीज़ पे अगर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, किसी विचार के बारे में हम बैठ के एक ध्यान मग्न हो के विचारशील नहीं हो पा रहे हैं, किसी बात पे हम फोकस नहीं कर पा रहे, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं और बार बार मृत्यु से संबंधित विचार आना, बार बार डेथ से रिलेटेड विचार आना, परिवारजनों की डेथ से रिलेटेड, खुद की डेथ से रिलेटेड, बच्चे की डेथ से रिलेटेड विचार आना, ये 9 लक्षण हैं। इनमें से यदि 5 लक्षण भी हैं किसी को और लगातार 2 हफ्ते तक ये लक्षण बने हुए हैं तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण हैं। और ख़ास करके अगर ये लक्षण इतने ज़्यादा इंट्रूसिव हैं, ये लक्षण इतने ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं पुरुषों के लिए ख़ास करके, कि आप अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे, आप अपने ऑक्यूपेशन पे नहीं जा पा रहे या नहीं वहाँ पे ठीक से काम कर पा रहे हैं, आप सामाजिक रूप से ठीक से उठ बैठ नहीं पा रहे हैं और ये लक्षण किसी दवाई के खाने से नहीं उत्पन्न हुए हैं, ये किसी दवाई की वजह से नहीं स्टार्ट हुए हैं, ये अपने आप स्टार्ट हुए हैं, तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण हैं। इन सारे लक्षणों में सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है एंग्जाइटी, यानी कि चिंता होना। मदर को इतनी ज़्यादा चिंता होने लगती है बच्चे से जुड़ी किसी भी बात की कि वो बार बार जाके बच्चे को चेक करती है, वो बार बार बच्चे को टटोलती है, बार बार घर को चेक करती है कि बच्चे के लिए सेफ़ है या नहीं है। और इस वजह से बार बार बच्चे को चेक करने की वजह से उसके खुद के मन में ये विचार आने लगता है, गिल्ट आने लगता है कि मैं क्यों बार बार बच्चे को चेक कर रही हूँ, मैं क्यों बार बार बच्चे को देख रही हूँ, क्यों बच्चा बार बार रोता है तो मुझे तकलीफ़ होती है, क्यों बच्चे के रोने से मुझे इरिटेशन होता है। तो उसको तमाम बातों का गिल्ट होने लगता है, आत्मग्लानि होने लगती है।
तो वो बच्चे से कटने लगती है, बच्चे से थोड़ा दूर रहने लगती है। तो इस तरह से एक साइकिल बन जाती है विचार और स्वभाव की। विचार आते हैं, फिर स्वभाव में चेंज होता है, फिर विचार आते हैं, फिर स्वभाव में चेंज होता है, और ये साइकिल तब तक ब्रेक नहीं हो सकती जब तक हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। यदि किसी महिला को डिलीवरी के बाद एक एपिसोड डिप्रेशन का हो चुका है तो उसको दोबारा डिप्रेशन के एपिसोड होने का 25% रिस्क होता है। कुछ लोगों में ये सिम्टम्स बहुत मामूली होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब में सिम्टम्स बहुत ख़तरनाक होते हैं। कुछ लोगों में बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, कुछ लोगों में इतने सिवियर हो जाते हैं कि आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है, किसी तरह का कोई काम नहीं कर पाता है। हाँ, तो लिजी हमें बता रही हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। यानी कि लिजी का ये कहना है, लिजी जो है इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है काउंसलिंग साइकोलॉजी में और MSW में। तो इनका ये कहना है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन को अगर हम ट्रीट करते हैं फार्माकोलॉजिकली या नॉन फार्माकोलॉजिकली तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, आपको ऐसी कोई भी महिला अपने आसपास में दिख रही है जिसके लक्षण आपको लग रहा है कि इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, इनको इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, उनको डॉक्टर से मिलने की सलाह ज़रूर दें। आप जब आप अपने डॉक्टर से मिलें तो आप अपना बेसिक प्रोफाइलिंग ज़रूर कराएं कि कहीं आपको अनीमिया तो नहीं है, अनीमिया के कारण कई बार थकान रहती है, कहीं थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड के कारण कई बार थकान रहती है। तो आप अपना डॉक्टर द्वारा इवैल्यूएशन कराएं। जितनी जल्दी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उतना ज़्यादा इसमें आपको खुद फ़ायदा है और माता और शिशु का, पति और पत्नी का और परिवार के दूसरे सदस्यों से आपके संबंध जो हैं वो सही बने रहेंगे, उन पे असर कम होगा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इम्प्रूव होती है। तो लिजी, और आपको क्या लगता है कि ये कितना प्रेवलेंट है, कितने लोग हैं जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं? तो लिजी कमेंट सेक्शन में अभी हमें बताएंगी कि कितना कॉमन है उनके अनुभव में, उनके एक्सपीरियंस में कि कितने लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इलाज जो है 2 तरह से किया जाता है। यदि महिला को माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स हैं तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि दवाइयों के बिना बिहेवियर थेरेपी से ट्रीटमेंट उपलब्ध है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी गलतफहमी मत रखिए कि इसमें हमें कोई मानसिक रोग की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं जो लंबी चलती हैं, जिनका हमारी बॉडी पे असर हो जाएगा। ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मदर्स ले सकती हैं, बच्चे पे उसका असर नहीं होता है। आपको बच्चे को दूध पिलाना छुड़वाने की ज़रूरत बहुत सारी दवाइयों में नहीं है। तो यदि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको वो सही दवाइयाँ बताएंगे जो कि आप ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में दे सकते हैं। आप किसी साइकोलॉजिकल काउंसलर से डायरेक्ट नहीं मिलिए, आप किसी जनरल काउंसलर से डायरेक्टली जाके नहीं मिलिए, पहले आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए जो दवाई की आपको सहायता देंगी, और फिर आप ज़रूर किसी काउंसलर की भी मदद लीजिए क्योंकि दवाई और काउंसलिंग दोनों साथ में भी की जा सकती है। बिहेवियर थेरेपी का पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट माना गया है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। 2019 में दोस्तों पहली दवाई जो केवल पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए बनाई गई है वो FDA ने अप्रूव कर चुकी है, वो दवाई मार्केट में आ चुकी है। ये दवाई सिर्फ 14 दिन के लिए देना पड़ता है और इसका 45 दिनों तक असर रहता है। तो 14 दिन की दवाई से 45 दिन तक असर रहता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे। ये ऐसी ड्रग आ चुकी है मार्केट में, तो ये विचार अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि लंबे समय तक हमें दवाई लेने की ज़रूरत है। हमारे एक मित्र ने हमसे पूछा है कि एट व्हाट पॉइंट वुड यू कंसिडर मेडिसिन्स एंड परहैप्स इन्वॉल्व अ साइकियाट्रिस्ट।
हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि पेशेंट के सिम्टम्स माइल्ड हैं या मॉडरेट हैं, तो हम चाहेंगे कि वो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से या फिर सपोर्ट ग्रुप्स के द्वारा वहाँ डिस्कशन से, इंटरपर्सनल थेरेपी से उनको फ़र्क पड़ सके। लेकिन माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर अगर सिवियर सिम्टम्स हैं, तो फिर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देके इन सिम्टम्स को तुरंत रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, इनका माँ और बच्चे पे, और जैसा मैं बताऊंगी कि इनका माँ और बच्चे के रिलेशन पे और बच्चे के विकास पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो लंबे समय तक हम इस कंडीशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स हैं तो बिहेवियर थेरेपी, अगर सिवियर सिम्टम्स हैं तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स हैं, बिहेवियर थेरेपी से फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी हम उसमें ऐड करेंगे। लिजी बता रही हैं कि ये बहुत प्रेवलेंट है ये प्रॉब्लम, लेकिन बहुत ज़्यादा अंडर डायग्नोस्ड है। यानी कि बहुत सारी महिलाओं को हो रही है, लेकिन इसका डायग्नोसिस इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि परिवार में लोग ये महिला को ये एनकरेजमेंट नहीं देते कि वो इस प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर से जाके मिलें। वो डॉक्टर से जाके मिलते हैं तो कभी कभी डॉक्टर्स खुद भी अवेयर नहीं होते हैं, और कई बार महिला को खुद ही संकोच होता है कि मैं ये किसी को कैसे बताऊं कि मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाने का मन नहीं कर रहा है, या बच्चा रो रहा है और मुझे उसकी आवाज़ से परेशानी हो रही है, क्या मैं अच्छी माता नहीं हूँ। तो सबसे पहले आज की जो हमारी एजुकेटेड गर्ल्स हैं, जितने दोस्त हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, ये विचार जो प्रेग्नेंट रह चुके हैं या जो आगे प्रेगनेंसी कभी भी प्लान करेंगे, अपने आप को आप जज मत करिए कि आपको पोस्टपार्टम पीरियड में अपने बच्चे के लिए पूरे समय अच्छा लगता रहेगा, पूरे समय बच्चा प्यारा लगता रहेगा, पूरे समय आप बच्चे के साथ में अपना टाइम डिवोट करना चाहेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, और अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो अपने आप को जज मत करिए। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साइंस के लिए आप सजग रहिए और डॉक्टर से बात ज़रूर करिए। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, 8 से 10% फादर्स में भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। फादर्स में भी इसका कॉज हार्मोनल है। अदर फादर्स में भी जब डिलीवरी होती है तो हार्मोनल चेंजेस उनके भी शरीर में आते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस इसलिए नेचर के द्वारा हमारे शरीर में लाए गए हैं ताकि फादर और चाइल्ड का रिलेशनशिप मजबूत बन सके। तो ये हार्मोनल चेंजेस नेचर द्वारा क्रिएटेड होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, और इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ लोगों की बॉडीज़ जो हैं वो सेंसिटिव होती हैं इन हार्मोनल चेंजेस के लिए, और इसलिए कुछ पुरुष भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन फील करते हैं। 18% पुरुषों में, 18% पिताओं में एंग्जाइटी, पोस्टपार्टम एंग्जाइटी प्रेवलेंट होती है। यानी कि कहीं ना कहीं ये चिंता कि बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा, क्या मैं बच्चे से इमोशनली कनेक्ट हो पाऊँगा, मैं बच्चे का ध्यान कैसे रखूँगा, बच्चे से तो मेरा 9 महीने कोई कनेक्शन नहीं रहा है, ये चिंता के विषय होते हैं जिसकी वजह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाले पिताओं के बच्चे, जिन फादर्स में पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, उनमें 30 to 75% बच्चों में इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होने का रिस्क रहता है। यानी कि इनको भावनात्मक परेशानियों का और इनके स्वभाव में परेशानियां डेवलप होने का इन बच्चों को रिस्क रहता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि महिला और पुरुष, माता और पिता दोनों के लिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इलाज होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हम लोगों से संबंधित नहीं है केवल, ये हमारी आगे आने वाली जनरेशन पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए इसका इलाज ज़रूरी है। इसके प्रोफाइल एक्सेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो यदि आपको डिप्रेशन रह चुका है कभी भी, बचपन में, टीनेज में या प्रेगनेंसी के पहले कभी भी, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर बताइए। यदि आपकी पिछली डिलीवरी में डिप्रेशन की दवाइयाँ आप ले चुके हैं
अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर अवगत कराइए। ऐसी महिलाओं को यदि डिलीवरी के इमीडिएटली बाद में हम एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस चालू कर देते हैं, उनका अगर हम ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं जिनमें हिस्ट्री रह चुकी है, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन प्रिवेंट किया जा सकता है। जिन महिलाओं में बाइपोलर डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण दोस्तों पोस्टपार्टम साइकोसिस यानी कि सिवियर मानसिक बीमारी, बहुत खतरनाक मानसिक बीमारी जिसके लिए आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज़ में ये होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए जैसे ही बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज़ की डिलीवरी होती है, इनको प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट यानी दवाइयाँ इमीडिएटली चालू कर देनी चाहिए। तो दवाइयों से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं जिन लोगों में पहले से इस प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, उन लोगों में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो महिलाएं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का मदर और चाइल्ड के संबंध पे, मदर की मानसिकता पे, बच्चे के मानसिक विकास पे क्या असर होता है। हमारे साथ में तंजीम, शाजिया, मोहित जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए। हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं और अभी हम फाइनल बात ये कर रहे हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसका बच्चे पे डायरेक्ट असर होता है। पहले हम बात करेंगे मदर पे इसका क्या असर होता है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से मदर को आगे चल के रिकरेंट डिप्रेशन हो सकता है, यानी उनको बार बार डिप्रेशन हो सकता है। परिवार वालों ने सोचा 1 महीने तक महिला उदास रही, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। परिवार वालों ने सोचा ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, थकान के कारण हो रहा है, नींद नहीं हो रही इसलिए हो रहा है। उसको उन्होंने किसी तरह का बिहेवियरल थेरेपी या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं दिलाया। उसका डिप्रेशन के सिम्टम्स रिग्रेस हो गए, ठीक हो गई वो, हमको लगा अब तो वो ठीक हो गई है। लेकिन 25% औरतों में ये दोबारा हो सकता है, फिर से रिकर हो सकता है, और कई सारी औरतों में ये क्रॉनिक हो सकता है, मतलब वो लाइफ लॉन्ग के लिए डिप्रेशन का शिकार हो सकती है। बच्चों में इसका असर इतना सीरियस होता है, अगर मदर या फादर डिप्रेस्ड हैं तो भले ही अभी बच्चा इन्फेंट है, अभी आपको लग रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे चल के ऐसे बच्चों में स्वभाव में उनके परेशानियां देखी गई हैं। उनको खाने पीने में दिक्कतें आती हैं, उनको खिलाने पिलाने में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सुलाने में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम आती है, टेम्पर टैंट्रम्स यानी कि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो सकते हैं। बच्चों की समझ में भी डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, उनकी समझ भी देर से डेवलप होती है। भावनात्मक रूप से उनका विकास थोड़ा सा पीछे रह जाता है, और सामाजिक रूप से भी वो थोड़े से सामाजिक रूप से डेवलप नहीं हो पाते हैं, समाज में असहज महसूस करते हैं। तो आज जो छोटा सा एक बच्चा है, हम समझ नहीं पा रहे कि मदर को डिप्रेशन है, तो कल को बड़ा होके उसको खुद अर्ली ऑनसेट डिप्रेशन हो सकता है, यानी कम उम्र में वो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इस बात की जानकारी हमारे समाज में बहुत कम लोगों को है, और 85% लोगों को पोस्टपार्टम ब्लूज़ या पोस्टपार्टम डिप्रेशन होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है जानना कि ये हमें नहीं, हमारी अगली जनरेशन को अफेक्ट करता है अगर हम इसको पहचानेंगे नहीं, अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। तो दोस्तों, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग मुझसे मेरे साथ में आज जुड़े हैं, राहुल, दिशा, लिजी, तंजीम, मोहित, शाजिया, अपेक्षा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस टुडे। अगर आपको लगता है कि ये डिस्कशन रेलेवेंट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनको इस डिस्कशन की ज़रूरत है उन्हें प्लीज़ टैग करिएगा, क्योंकि सही में ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में ज़्यादा डॉक्टर्स भी बात नहीं करी है अभी तक डॉक्टर्स ने, तो इसके बारे में अवेयरनेस कम है।
और यदि आपको खुद अगर आपको इसका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है तो और आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसके बारे में लिखिए कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ कमेंट करिए। आप लोग सब हमसे जुड़े इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। अगली बार आप अगले फ्राइडे को क्या टॉपिक चाहते हैं जो कि हम डिस्कशन के लिए लें, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारा ये लिंक आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट, उसका लिंक मैं इंट्रोडक्शन में शेयर करूँगी, तो हमारी वेबसाइट के थ्रू आप हमको संपर्क भी कर सकते हैं। Thanks a lot. It was nice having all of you. Liji, thank you so much for coming, and it was a pleasure having you. I wish I could have connected you live, but thanks for being there, and I hope that we'll stay connected on our Facebook live sessions. Bye friends.